हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्लास 12 टर्म 2 के फिजिक्स के चैप्टर्स को, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। और आइए देखते हैं वेव ऑप्टिक्स के किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका वेव फ्रंट के बेसिस पर है। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि वेव फ्रंट क्या है। तो प्यारे बच्चों, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर कोई लाइट वेव चल रही है, मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो लाइट रे के परपेंडिकुलर हम लोग वेव फ्रंट बनाते हैं। अगर इस तरह का लाइट रे है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर वी विल फॉर्म अ वेव फ्रंट लाइक दिस। तो ये वेव फ्रंट आपका प्लेनर वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, और पैरेलल लाइट रेज आने का मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है। सो इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो वेव फ्रंट हमारा कैसे बनेगा, प्लेनर वेव फ्रंट फॉर्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हमारा पॉइंट सोर्स हो, ऑब्जेक्ट हमारा जो है, जो लाइट का सोर्स जो हमारा है वो पॉइंट सोर्स अगर हो, तो इसकी वजह से जो वेव फ्रंट फॉर्म होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म होता है लाइक दिस। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। क्यों? क्योंकि इससे जो लाइट रे निकलेगा वो हर डायरेक्शन में निकलेगा लाइक दिस। और मैंने आपको बताया कि जो वेव फ्रंट होता है वो लाइट रेज के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो इसके परपेंडिकुलर जब आप बनाओगे तो दैट विल फॉर्म योर स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स होने का मतलब वेव फ्रंट हमारा कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तीसरा है गाइस, अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक लीनियर सोर्स हो, इस तरह का कोई लीनियर सोर्स हो, जैसा कि कोई ट्यूबलाइट होता है, तो इससे निकलने वाली जो लाइट रेज होंगी वो इस तरीके से निकलेंगी लाइक दिस। तो इसकी वजह से जो वेव फ्रंट आपका फॉर्म होगा दैट विल बी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो वो वेव फ्रंट होता है आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेव फ्रंट कई टाइप के हो सकते हैं। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, कई टाइप के वेव फ्रंट आपके हो सकते हैं। प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो सकता है, या फिर आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फ्रॉम सनलाइट। सन से आने वाली जो लाइट होती है, तो आप चेक करो, अगर मैं यहां पर अज्यूम कर लूं कि सेंटर पर सन है, तो सन से आने वाली लाइट रे तो हर डायरेक्शन में निकलती है। बचपन से आप लोग ऐसा रे डायग्राम बनाते हो कि नहीं बनाते हो, कि आपने एक सन बनाया और इस सन से आप लाइट रे हर डायरेक्शन में निकालते हो ऐसा। तो अगर सन से हर डायरेक्शन में बेटा लाइट रे निकलेगी लाइक दिस, तो आप ही मुझे बता दो वेव फ्रंट कैसा होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा। तो आप सभी लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। क्लियर? तो आप देखो इसको आप किस तरीके से लिख करके एक्सप्लेन करोगे। सो यू शुड राइट इट लाइक दिस। वी नो दैट सन इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। सन जो है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर है अर्थ से। Assuming sun is spherical, it can be considered as point source situated at infinity. सन को अगर हम स्फेरिकल मान लें, ठीक है, पॉइंट सोर्स अगर हम मान लें, तो ये इन्फिनिटी पर लगभग हमारे अर्थ से डिस्टेंस हो जाता है। तो आने वाला लाइट रे कुछ इस तरीके का होगा, दैट विल बी स्फेरिकल इन शेप। क्लियर? लेकिन क्योंकि ये स्फीयर ऐसा है जिसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसका रेडियस बहुत ज्यादा है, और अगर रेडियस बहुत ज्यादा होगा तो इसको हम लोग कैसा मान सकते हैं, ऑलमोस्ट प्लेन मान सकते हैं, ऑलमोस्ट प्लेन वेव फ्रंट, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। अदरवाइज हम इसको सीधे सीधे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। तो मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा आंसर होना चाहिए कि इट विल बी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट विद अ वेरी 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 लार्ज रेडियस, है ना। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। सो ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द वेव फ्रंट कैन बी कंसीडर्ड एज लार्ज, दैट इज इन्फिनिटी, हेंस वेव फ्रंट इज ऑलमोस्ट प्लेन। क्लियर? तो ये जो वेव फ्रंट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट प्लेन। लेकिन कोई भी इसको डायरेक्टली प्लेन वेव फ्रंट नहीं लिखेगा भाई। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डॉपलर्स इफेक्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में बताना है कि डॉपलर्स इफेक्ट आखिर क्या होता है। तो देखो,
डॉपलर्स इफेक्ट का मतलब ये होता है apparent change in the frequency observed by the observer when the source and observer are in relative motion। जब सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कुछ भी रिलेटिव मोशन हो रहा हो, चाहे वो पास आ रहे हो चाहे वो दूर जा रहे हो, तो ऐसे में डॉपलर्स इफेक्ट हमें समझ में आता है। और डॉपलर्स इफेक्ट में होता क्या है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज्ड ऑब्जर्व होती है ऑब्जर्वर को। जनरली अगर हम बात करें आपसे तो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ और सिर्फ सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो जब तक सोर्स चेंज ना हो तब तक फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट यही बताता है कि अगर ये मान लीजिए हमारा सोर्स ऑफ लाइट है और ये हमारा ऑब्जर्वर है, किसी भी तरीके से, चाहे ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ जाए, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चला जाए, चाहे दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाए, क्लियर, अल्टीमेटली अगर इनके बीच का ये डिस्टेंस घट रहा है, ठीक, दे आर इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ऐसे में ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी फील होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। रीजन ये है कि जब ऑब्जर्वर चल के आ रहा होता है तो जो एफ फ्रीक्वेंसी सोर्स की नेचुरल थी उस फ्रीक्वेंसी को तो ये फील करता ही करता है। अगर इसकी स्पीड में कुछ v मान लूं तो एक सेकंड में ये v डिस्टेंस बोलो सोर्स की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। एक सेकंड में कितना बढ़ जाएगा? v डिस्टेंस ये सोर्स की तरफ बढ़ जाएगा। तो उस v डिस्टेंस में जितने वेव्स होंगे उसको भी ये जल्दी से फील कर लेगा। इसका मतलब इसको जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो रियल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ज्यादा फील होता है। उसी में अगर ये ऑब्जर्वर दूर जाने लगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम फील होती है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट। आइए इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं थ्योरेटिकली आप इसको कैसे लिखोगे। सो अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कुछ भी रिलेटिव मोशन है, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू फ्रीक्वेंसी, है ना। दो तरह की देखो फ्रीक्वेंसीज आ गई। अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो है जो ऑब्जर्वर को फील हो रही है और एक ट्रू फ्रीक्वेंसी है जो एक्चुअलिटी में है ना। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट। अब कह रहे हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, तो आपको फॉर्मूला बताया गया, दैट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस का v रेडियल अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक, वेयर v रेडियल इज द कंपोनेंट ऑफ द सोर्स वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर टू द सोर्स रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। तो ये जो रेडियल है ना, ये रेडियल वेलोसिटी है, ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में आपको नहीं जाना होता है, आपको सिर्फ ये फार्मूला पता होना चाहिए। इस फार्मूले पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो v रेडियल क्या है इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर टू द सोर्स। सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग किसका ये कंपोनेंट है? सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट है, क्लियर। एंड v रेडियल इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। इसको हम लोग पॉजिटिव कब मानते हैं? व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जब सोर्स दूर जाने लगे, रिलेटिवली उनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा हो तब हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्लियर। तो ये बेसिक फार्मूला भी अगर आप लिख दोगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में आप नहीं जाओगे तो भी आपका काम चलेगा। तो डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट का फार्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होता है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पासेस ओवरहेड, वी समटाइम्स नोटिस अ स्लाइट शेकिंग ऑफ द पिक्चर ऑन आवर टीवी स्क्रीन, सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। कह रहे हैं जब कोई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट अगर आपकी बिल्डिंग के ऊपर से गुजरता है, थोड़ा कम डिस्टेंस में अगर वो गुजरता है, तो आपके टीवी में जो इमेज आ रही है वो कुछ शेक कर रही होती है, फ्लक्चुएट हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहां से जो लाइट रेज जा रही हैं, अगर वो उस एयरक्राफ्ट से टकराकर वापस लौट करके आती है तो जाने वाली रे और लौट कर आने वाली रेज में क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, तो किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये शेकिंग पॉसिबल होती है। सो वी नोटिस अ स्लाइट
shaking of the picture on our TV screen because a low flying aircraft reflects the TV signal. टीवी के सिग्नल को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, and there may be an interference between the direct signal and the reflected signal. जो डायरेक्ट सिग्नल है और जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिग्नल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड समझ में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द 6563 एंगस्ट्रॉम. तो ये हमको वेवलेंथ गिवन है 6563 एंगस्ट्रॉम H अल्फा लाइन emitted by hydrogen in a star is found to be redshifted by 15 angstrom. Estimate the speed with which the star is receding from the earth. देखो भाई, दो तरह के शिफ्ट्स होते हैं, एक होता है रेड शिफ्ट और एक होता है ब्लू शिफ्ट. रेड शिफ्ट तब ऑब्जर्व होता है जब स्टार अर्थ से दूर जा रहा हो, क्लियर. और ब्लू शिफ्ट तब होता है जब उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रहा हो, क्लियर. ये आपके डॉपलर्स इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है. सीधे सीधे आप वही फॉर्मूला लगाओगे जो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया. कौन सा? डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा. डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू माइनस का v बाई सी. क्लियर, सिंपल. सो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं v. हमको यही पूछा गया था कि वो जो स्टार है वो किस वेलोसिटी से रिसीड हो रहा है, मतलब दूर जा रहा है. तो v बराबर यहां पर क्या हो गया, माइनस सी डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा. तो आप देख सकते हो c पता है हमको, स्पीड ऑफ द लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8. उसके बाद डेल्टा लेमडा का मतलब क्या हुआ, चेंज. तो कितने की शिफ्टिंग हुई है, 15 एंगस्ट्रॉम की शिफ्टिंग हुई है. तो हम लोग यहां पे लिख दिया हम लोग ने 15 एंगस्ट्रॉम, ठीक. और फिर वेवलेंथ. वेवलेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन था 6563 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व किया गया और हमारा जो आंसर इसको सॉल्व करके आया है वो है माइनस 6.86 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. Here, negative sign shows that star is receding away from the earth. उसी को आपने यहां पर कौन सा शिफ्ट बोला था, रेड शिफ्ट बोला था. क्लियर है. तो ये इस तरह का क्वेश्चन है जो कि पीछे वाले इस फार्मूले पर बेस्ड है. इसी फार्मूले को हमने वहां पर सीधे सीधे अप्लाई किया. देखो यहां फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा है, वहां पर हम लोग ने वेवलेंथ पूछा. तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, वो आप सिंपली अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन हमारा इंटरफेरेंस पर बेस्ड कुछ दिखाई पड़ रहा है. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय टू डिफरेंट लैंप्स. दो स्लिट्स हैं, दो अलग अलग लैंप से इल्यूमिनेटेड हैं, हैविंग सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट. वेवलेंथ जो है उनका वो सेम है. एक्सप्लेन with the reason whether interference pattern will be observed on the screen or not. कह रहे हैं दो अलग अलग सोर्सेस से अगर स्लिट्स को इल्यूमिनेट किया गया है तो क्या इंटरफेरेंस हो पाएगा. तो प्यारे बच्चों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस होने के लिए हमको कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए होते हैं. कोहेरेंट सोर्सेस वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो. फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है. तो जब तक सोर्स सेम नहीं होगा तो दोनों स्लिट्स कोहेरेंट नहीं हो सकता. ठीक. यहां पर क्या किया गया है, डिफरेंट लैंप लिए गए हैं, यानी कि डिफरेंट सोर्सेस लिए गए हैं. डिफरेंट सोर्सेस से कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है, इट इज इम्पॉसिबल. तो यहां पर इंटरफेरेंस का पैटर्न प्यारे बच्चों नहीं होगा. नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड. क्यों नहीं होगा? दिस इज बिकॉज सोर्स will serve as incoherent sources. Sources कैसे हो गए हमारे, incoherent है. Clear? Here two different lamps will act as different source of the light which do not maintain. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं हो पाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी उनकी सेम नहीं हो पाएगी और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट नहीं हो पाएगा. देखो प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि लाइट हमारा या जो सोर्स हमारा है वो कोहेरेंट होना चाहिए, तो कोहेरेंट सोर्सेज का बेसिकली दो मतलब होता है. ठीक है. कोहेरेंट, जस्ट अ मिनट,
कोहेरेंट सोर्स लिखने का हमारे पास दो मतलब होता है। सबसे पहला यह है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरा मतलब यह होता है फेज डिफरेंस शुड बी आइदर जीरो और इट शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में बहुत साफ सुथरा ये लिखा होता है, व्हेन टू और मोर देन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी having zero or constant phase difference between them superpose each other, then there is redistribution of intensity of light, becoming maximum at some points and minimum at others. This phenomena of redistribution of intensity is known as interference of light. तो इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है जब सोर्स हमारा कैसा हो, कोहेरेंट सोर्स हो। जब तक सोर्स हमारा कोहेरेंट नहीं होगा तब तक हम उसको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इंटरफेरेंस हम नहीं करवा पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस। तो प्यारे बच्चों, आप सबने पढ़ रखा होगा कि जब हम इंटरफेरेंस कराते हैं तो दो स्लिट्स होते हैं, डिफ्रैक्शन कराते हैं तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हम लोग करवाते हैं, फ्रॉनहोफर्स वाला, है ना। हेंस स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो प्यारे बच्चों, जब हम इंटरफेरेंस का पैटर्न पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इंटेंसिटी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वो होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, है ना। इंटरफेरेंस में केवल दो चीजों की बात की जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप बात करो डिफ्रैक्शन का, तो डिफ्रैक्शन में फिर तीन चीजों की बात किया जाता है। सबसे पहला सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पर मोर देन 95% लाइट जाती है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां होती है? सेंटर पर होती है। क्लियर? उसके बाद होते हैं सेकेंडरी मिनिमाज और फिर सेकेंडरी मैक्सिमाज होते हैं। ठीक? तो इंटरफेरेंस में क्या है, जो ग्राफ है वो जिस ऊंचाई तक जाता है वो लगातार हर बार उसी ऊंचाई तक जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी हर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर इंटेंसिटी सेम है। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में सिर्फ सेंटर पर मैक्सिमम है, उसके बाद लगातार वो डिक्रीज हो रहा होता है, ग्राफ घटते घटते जीरो पर चला जाता है। आइए देखते हैं इसका पैटर्न कैसा है। तो आप सब लोग ध्यान से देखो, अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं तो सेंटर पर इंटेंसिटी देखो सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये घटते 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 खत्म हो जाता है। क्लियर? और अगर हम बात करें आपसे इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस में आप चेक कर लो, मैक्सिमम मिनिमम, ये लगातार इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी देखो सेम है और मिनिमम इंटेंसिटी हमारी जीरो है। क्लियर? ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक डिफरेंस और है। क्या और है? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये जो थिकनेस है आप चेक कर लो, ये थिकनेस, ये थिकनेस, ये थिकनेस आपस में बराबर है, लेकिन इसमें ये जो थिकनेस है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो थिकनेस है, विड्थ है, वो डबल होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मैक्सिमाज या मिनिमाज के बीच का डिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये 2 λ/a है, जबकि ये λ/a है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या इधर इधर ये सब बराबर होता है। इसमें ये डबल होता है इसके या आगे किसी के भी कंपैरिजन में। क्लियर? तो हमको दो डिफरेंसेस बताने, आइए देखते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न में ऑल मैक्सिमा एंड ऑल मिनिमा आर ऑफ सेम विड्थ। सारे मैक्सिमा और सारे मिनिमा सेम विड्थ के होते हैं, बट इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है वो सबसे ज्यादा होता है, एंड फॉर सक्सेसिव मैक्सिमा इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसके बाद वो घटता जाता है। इन इंटरफेरेंस पैटर्न ईच मैक्सिमा हैव द सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सेम होती है, while in diffraction pattern intensity of the central maxima is largest and it decreases rapidly for the successive maxima। इसके बाद वो लगातार डिक्रीज हो रही होती है इंटेंसिटी, लाइक दिस। तो ये ग्राफ लगातार ऐसे डिक्रीज होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज द डिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव्स मोर एविडेंट इन डेली एक्सपीरियंस देन दैट ऑफ द लाइट वेव्स। कह रहे हैं कि साउंड का डिफ्रैक्शन आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा फील करते हो, बट लाइट का डिफ्रैक्शन आप ज्यादा नहीं ऑब्जर्व कर पाते, क्यों ऐसा? तो देखो भाई, डिफ्रैक्शन तब पॉसिबल होता है जब मीडियम के पार्टिकल्स का साइज लाइट के वेवलेंथ के बराबर हो। लाइट का जो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है प्यारे बच्चों, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जो कि बहुत 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 छोटा है। ठीक, तो इतने छोटे ऑब्स्टिकल्स हमको दिखते ही नहीं है ना। लेकिन साउंड का जो वेवलेंथ है वो मीटर्स में होता है ना। मीटर मतलब 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, इस तरीके का वेवलेंथ होता है साउंड का। और मीटर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे आपके घर के खिड़की, आपके घर के दरवाजे, या कोई भी ऐसा रोशनदान, अगर वो ओपन है तो दूसरे कमरे में अगर कोई बात कर रहा है तो वो आवाज आपको इस कमरे में सुनाई पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं अभी इस समय पढ़ा रहा हूं और मेरे स्टूडियो के बगल वाले ऑफिस में इस समय लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी कुछ आवाज इधर आ रही है और मेरी आवाज सर्टेनली उधर जा रही होगी। तो ये क्या है? दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो दरवाजा है या ये जो खिड़की है, उसका जो साइज है वो साउंड के वेवलेंथ के कंपेरेबल है। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं हो पाता है ना। लाइट का तो बहुत ही ज्यादा छोटा वेवलेंथ है। आइए देखते हैं। एज वी नो दैट frequency of the sound waves lie between 20 hertz to 20,000 hertz, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अल्ट्रासाउंड्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स, है ना। सो देयर वेवलेंथ रेंजेस बिटवीन 15 मीटर टू 15 mm। आप देख लो, इसका जो साउंड का जो वेवलेंथ होता है वो 15 mm से लेकर 15 मीटर तक होता है। द डिफ्रैक्शन अकर्स इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज नियरली इक्वल टू द स्लिट विड्थ। डिफ्रैक्शन तभी होता है जब वेवलेंथ ऑफ द वेव इज नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल, है ना, स्लिट विड्थ के बराबर हो। बट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव इज 7000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। The slit width is very near to the wavelength of the sound wave as compared to the light waves. Thus, diffraction of the sound is more evident in the daily life than that of the light waves. I hope आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको हमारी इस अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक में आपको मिलेगा। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्यारे बच्चों इस बुक में मिलेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 54, है ना। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? इन डिराइविंग द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इट इज स्टेटेड दैट इंटेंसिटी इज 0 एट एंगल्स n लैम्डा बाई d। कह रहे हैं कि जब हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो 0 इंटेंसिटी होती है n लैम्डा बाई d एंगल्स पर। जस्टिफाई दिस बाय सुटेबली डिवाइडिंग द स्लिट टू ब्रिंग आउट द कैंसिलेशन। ठीक है, आपको बस ये प्रूफ करना है कि n लैम्डा बाई d पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, इसी वजह वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है? 0 है। कह रहे हैं कि इंटेंसिटी 0 है, इस चीज को प्रूव करो बाय डिवाइडिंग इट इनटू n टाइम्स। तो लेट अस सपोज जो स्लिट हमारी है जिसका विड्थ d के बराबर था, ठीक, d विड्थ थी स्लिट की, उसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब जो नई स्लिट बनेगी बेटा, उसका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी d डैश d बाई n, है ना। जो एक स्लिट थी जिसका साइज d के बराबर था, उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब साइज कितना हो जाएगा? d बाई n के बराबर। और हम सबको पता है कि अगर हम एंगल की बात करें n लैम्डा बाई d की अगर हम बात करें तो बन जाता है n लैम्डा अपॉन ये जो d है, ये वाला d था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? n d डैश, n से n हुआ कैंसिल, एंड दैट विल बी लैम्डा अपॉन d डैश। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आया होगा? ये हमने सिर्फ मैनिपुलेशन किया है, नथिंग एल्स। n से n कैंसिल हो गया। अब मैटर ये है, क्योंकि ये d डैश हमारा बहुत छोटा है, d डैश भाई स्लिट जो था उसको भी हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
तो d डैश तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। अगर ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो ये जो एंगल थीटा है ये बहुत बड़ा हो गया। थीटा एंगल बड़ा होने का मतलब ये हो गया कि जहां पर आप ये सेकेंडरी मिनिमा का ही तो फार्मूला लगा रहे हो, सेकेंडरी मिनिमा के ही केस में तो n लैम्डा बाई डी हम अप्लाई करते हैं, तो सेकेंडरी मिनिमा जो है उसका एंगल जो है वो बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब वहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी है, 0 है। देयरफॉर ईच ऑफ द स्मॉलर स्लिट वुड सेंड 0 इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। ठीक है ना, एंगल उसमें इतना बड़ा हो गया कि लाइट की इंटेंसिटी फिर वहां कितनी पहुंचेगी भाई साहब, 0। क्लियर? हेंस फॉर एंटायर सिंगल स्लिट इंटेंसिटी n लैम्डा बाई डी वुड बी 0। जब हर एक छोटा स्लिट जिसका थिकनेस d बाई n के बराबर है, जब ये 0 इंटेंसिटी भेजेगा, इसने भी 0 भेजा, अगले ने भी 0 भेजा, अगले ने भी 0 भेजा, तो ओवरऑल इंटेंसिटी वहां कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0 के बराबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 वेवलेंथ्स ऑफ सोडियम लाइट of 590 nanometer and 596 nanometer are used in turn to study diffraction taking place at a single slit of aperture 2 into 10 to the power minus 6 meter. If the distance between the slit and screen is 1.5 meter, कह रहे हैं कि अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर 1.5 मीटर है, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन पोजीशंस ऑफ द सेकंड मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन द 2 केसेस। तो देखो हमारे पास 2 वेवलेंथ्स हैं लाइट के, यानी कि 2 अलग अलग लाइट्स हो गई हमारे पास। ठीक, हमको जो स्लिट है उसका साइज पता है, डायमीटर उसका पता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन जिसको हम कैपिटल डी बोलते हैं हमको वो पता है 1.5 मीटर। हमसे कह रहे हैं जो सेकंड मैक्सिमा बनेगा दोनों का, पहला तो सेकंड आपका बीच वाला होगा सेंट्रल मैक्सिमा, उसके जस्ट बाद वाले जो 2 मैक्सिमास बन रहे हैं उनके बीच का आप डिस्टेंस बता दो दोनों केसेस में। ठीक, तो सीधी सी बात है, जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा आपका, डिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर, ठीक, तो वो डिस्टेंस कितना होता है आप चेक कर लो, 3d लैम्डा बाई 2d के बराबर होता है। 3d लैम्डा बाई 2d के बराबर होता है सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक, तो बस दोनों के लिए आप लगा दो। एक बार आप पहले के लिए लगाओ जिसका वेवलेंथ है 590, फिर एक बार आप 596 के लिए लगाओ, तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक का पोजीशन आएगा x1 पर, दूसरे का पोजीशन आएगा x2 पर। हमें उन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। सो x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू 3d बाई 2d। इसको बाहर कर लो, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो प्यारे बच्चों लैम्डा 2 पता है, लैम्डा 1 पता है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करो, वो डिफरेंस आपका आ जाएगा 6.75 mm। क्लियर है? इसमें आपको जो याद होना चाहिए वो ये है, ठीक, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि आखिर जो कंस्ट्रक्टिव जहां पर फॉर्म हो रहा हो, आपका सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म हो रहा हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 d लैम्डा अपॉन 2d, ये फार्मूला होता है। और n की आप वैल्यूज रखते हो, तो n की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो 2n प्लस 1 मतलब क्या बनेगा, 3। सो 3d लैम्डा बाई 2d, ये आपका पहला सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। ठीक, तो आपने एक बार 540 के लिए निकाला, एक बार 590 के लिए निकाला, एक बार 596 के लिए निकाला, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। क्लियर? तो ये एक आसान क्वेश्चन है। आ जाओ इसी तरीके का एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द अपर्चर ऑफ द स्लिट इज 3 mm। ठीक है, 3 mm अपर्चर है। इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट, कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक, ऑन वन साइड ऑफ द स्क्रीन, और कैपिटल डी की वैल्यू हमको पता है 1.5 मीटर। सिंपल है। तो आपको इस बार ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जब बनता है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा जब बनता है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है। अभी आपने पीछे फार्मूला देखा था, सेम उसी फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। आप चेक करो, जब हम मिनिमा की बात करते हैं तो फार्मूला हमारा क्या होता है,
एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी। क्लियर, एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी, जिसमें एन की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा बन जाएगा। रखो भाई, जैसे रखोगे लेमडा डी बाई डी, वेवलेंथ बोलो हमको पता था 620 नैनोमीटर, कैपिटल डी हमको पता था 1.5, ठीक। स्मॉल डी हमको पता था, स्मॉल डी मतलब क्या था, स्लिट का साइज कितना है, 3 mm के बराबर है। तो 3 mm का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पोजीशन मिल जाएगा 310 इंटू 10⁻�6 मीटर। फिर आया आपका थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, चेक करो, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा कैसे मिलेगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 2n+1 लेमडा डी बाई 2d स्मॉल डी, है ना। तो उसको हम जैसे ही n की जगह पर हम 3 रखेंगे, क्योंकि हमें थर्ड ऑर्डर चाहिए ना, तो n की जगह 3 रखना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 यानी 6 + 1 7 लेमडा डी बाई 2d, ठीक। जैसे ही रखोगे 7, वेवलेंथ हमको पता है, कैपिटल डी हमको पता है, 2 हमको पता है, और स्लिट विथ हमको पता है 3 mm। इसको रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसका पोजीशन आ जाएगा प्यारे बच्चों। इन्हीं दोनों के बीच का सेपरेशन पूछा गया था, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। हम x3 और x1 यानी कि इसको और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 775 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस यहां पर आपको देखो, डिफ्रैक्शन में यही 2 फार्मूले आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फार्मूला है कि जब डिफ्रैक्शन हो रहा हो तो उसमें मिनिमा कब बनता है, ठीक है। सो फॉर मिनिमास आप ध्यान से इस फार्मूले को अपने दिमाग में रखिएगा, एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। दिस फार्मूला इज फॉर सेकेंडरी मिनिमा, ठीक। सेकेंडरी मिनिमा होगा जिसमें n की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से n की वैल्यूज हम रखते हैं। और अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमास की बात करें तो यही फॉर्मूला हमारा होता है 2n+1 d लेमडा अपॉन 2d के बराबर। दिस इज फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। और ऐसे में हमारे पास n की जो वैल्यू होती है दैट इज अगेन 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज हम रखेंगे। तो जब भी आपसे बोला जाए फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा तो आप n की जगह 1 रख दो। आपको बोला जाए थर्ड ऑर्डर मिनिमा तो आप n की जगह 3 रख दो। आपको बोला जाए फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, आप n की जगह 1 रख दो, 3d लेमडा बाई डी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। और अगर आपसे बोला जाए थर्ड ऑर्डर तो आप 3 रख दो, तो 7d लेमडा अपॉन 2d के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफ्रैक्शन में प्यारे बच्चों यही 2 फार्मूले हैं जिसका हम मेन यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में पोजीशन के लिए। और पोजीशन वाले इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विथ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विथ। हमसे ये बोला गया सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में विथ ऑफ द स्लिट, जस्ट अ मिनट हाइलाइटर ले लेता हूं, यस, विथ of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of the central diffraction band? हमसे बोल रहे हैं कि अगर हम स्लिट का जो साइज है उसको हम डबल कर दें तो साइज और इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर आप स्लिट का ये जो विथ है ना, उसको उसके अगर फार्मूले को देखो तो विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है उसके विथ का फॉर्मूला क्या होता है 2d लेमडा बाई डी, ठीक। अगर आप लोग ध्यान से समझो तो अभी पीछे देखिए हम लोगों ने ये पैटर्न बनाया था, ये देखिए हम लोगों ने ये पैटर्न बनाया था। यहां पर आप देखो लेमडा बाई ए, यहां पर है माइनस लेमडा बाई ए। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 लेमडा बाई ए। लेकिन ये कौन सा पोजीशन है, ये एंगुलर पोजीशन है, दिस इज एंगुलर विथ। क्लियर, अगर ये एंगुलर विथ है और हमको लीनियर विथ चाहिए जिसको बीटा से डिनोट किया जाता है, तो आपको पता होगा उसमें हम कैपिटल डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा 2d लेमडा बाई स्मॉल डी कह लो या स्मॉल a कह लो, इसका मतलब होता है स्लिट का विथ, ठीक है, स्लिट का विथ। तो यही फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पर देखिए आप यूज किया है, देखिए
ये देखिए, दैट इज 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के बराबर। अब आपने क्या किया, ये जो नीचे वाला जो स्मॉल डी था, स्लिट का जो विड्थ था, उसको आपने डबल कर दिया। जैसे ही आप डबल करोगे, बोलो 2 से 2 कैंसिल होगा एंड दिस विल बिकम लैम्डा डी बाई ए। क्लियर? लैम्डा डी बाई ए का मतलब क्या है कि उसका जो लीनियर विड्थ है दैट विल बिकम जस्ट हाफ। द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल बिकम हाफ। अगर आपने स्लिट की विड्थ को डबल किया, ठीक, तो जो सेंटर पर जो मैक्सिमा बन रहा था, ये इसकी ये जो थिकनेस थी, ये थिकनेस हाफ हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? बट इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डज नॉट चेंज विद द स्लिट विड्थ। ठीक है, इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्लिट विड्थ पर डिपेंड नहीं करती है। हेंस इंटेंसिटी रिमेन्स सेम इन बोथ केसेस। क्लियर? तो डिफ्रैक्शन के केस में अगर आप स्लिट का जो विड्थ है उसको बढ़ा भी दोगे तो इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंट्रल मैक्सिमा पर। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंटरफेरेंस में और आपने स्लिट के विड्थ को बढ़ाया, तो ऐसे में आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वहां पर विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, बट यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा का केस बेटा डिफ्रैक्शन में एक अलग चीज होती है। मोर देन 95% लाइट सीधे आती है और वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाती है, वही आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन वाला काम तो तब शुरू होता है जब आप कहते हो प्लेन वेव फ्रंट आया, ठीक, ऐसे लाइट रेज आ रही है और सीधे 95% चली गई, ठीक है, यहीं से थीटा एंगल अगर हम उसको कुछ डिफ्रैक्ट करा दें तब डिफ्रैक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। क्लियर? तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि अगर आपने स्लिट की विड्थ को डबल किया, ठीक, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो आधा हो जाएगा, बट इंटेंसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन ए स्मॉल सर्कुलर ऑब्स्टिकल is placed in the path of light from distant source, a bright spot is seen। एक bright spot देखा जाता है at the center of the image या obstacle। obstacle की जो image बनती है उसके center पर एक bright point दिखाई पड़ता है। explain this, ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो प्यारे बच्चों, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर का ऑब्जेक्ट है, वहां से आने वाली लाइट रे, उसके रास्ते में कोई आपने ऑब्स्टिकल रखा, तो लाइट रेज क्या होती हैं, डिफ्रैक्ट होती हैं। डिफ्रैक्शन के बाद जो सेंटर पॉइंट है वहां पर कहीं ना कहीं डिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही होंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। इसी वजह से वहां पर सेंटर पर आपको ब्राइट पॉइंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमसे क्या बोला गया है, व्हेन अ स्मॉल सर्कुलर ऑब्जेक्ट is placed in path of the light from the distant source, a bright spot is seen at the center of the obstacle। तो प्यारे बच्चों, जब यहां पर कोई स्मॉल ऑब्स्टिकल होता है तो ऐसे में ब्राइट स्पॉट देखा जाता है सेंटर पर। क्यों? बिकॉज द वेव्स डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ द सर्कुलर ऑब्स्टिकल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द शैडो, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राइट स्पॉट। क्लियर? कहने का मतलब जो डिफ्रैक्टेड लाइट रेज थी वो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी, इसीलिए वहां पर एक ब्राइट स्पॉट देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कोहेरेंट सोर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। कह रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस की क्या जरूरत है अगर हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो गाइस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स का होना कंपलसरी है। ठीक, कोहेरेंट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सेम होना, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मेंटेन होना। ठीक, ये दो रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन है, बिना इनके इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। दो अलग अलग सोर्सेस से आई हुई लाइट रेज इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं, उनकी वजह से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जैसा कुछ भी फॉर्म नहीं होता है। तो आप देखो थियोरेटिकली आपको कैसे लिखना होगा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मस्ट बी मेंटेन्ड मैक्सिमम एंड ऑलमोस्ट जीरो। देखो भाई साहब,
इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव पर ऑलमोस्ट जीरो होती है. द टू सोर्सेज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट इन नेचर. क्लियर? तो कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो उस कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा कि फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए. ठीक, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में एक प्रॉपर जो डिफरेंस है, जो कंट्रास्ट है, वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा. ठीक, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा. सो दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग्स हियर. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इंटरफेरेंस पर. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा. पाथ डिफरेंस जहां लैम्डा है वहां पर इंटेंसिटी के यूनिट्स के बराबर है. फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3. सो प्यारे बच्चों, फिर से आप देख लो, क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपनी किताब का. ये क्वेश्चन नंबर है, इट इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द बुक, पेज नंबर 54. अरिहंत की बुक का बहुत बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया. पहली बात तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, सिंगल कलर की लाइट, और कलर का लेना देना बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट से होता है. इसका मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है. ठीक, तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर था तब इंटेंसिटी के थी. कह रहे हैं फाइंड आउट द इंटेंसिटी व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3. तो आप सबने क्लास 11th में वेव्स चैप्टर पढ़ा होगा, जहां पर आपने ये पढ़ा है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. तो प्यारे बच्चों, जब पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा के बराबर होगा, आप यहां लैम्डा रखोगे तो आप खुद ही चेक कर लो, व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, तो बेटा फेज डिफरेंस कितना होगा. आप यहां लैम्डा रखोगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो फेज डिफरेंस हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर. और अगर फेज डिफरेंस 2 पाई के बराबर है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या ले लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 2 फाई. क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये मान रखा है, क्योंकि दोनों का सोर्स सेम है. ठीक है, कोहेरेंट सोर्स होता है तो आने वाली लाइट की इंटेंसिटी हमने इक्वल मान लिया फॉर द सॉल्यूशन. I1 I2 के बराबर अगर हम कंसीडर कर ले तो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट I डैश विल बी इक्वल टू 2I प्लस 2, ये I स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे फिर से I, cos 2 पाई. देखो cos के अंदर अगर इवन होता है तो उसकी वैल्यू +1 होती है, सो दिस विल बिकम 4I. 4I जो हमारा है वो क्वेश्चन में किसके बराबर है, k के बराबर है. क्लियर? दैट इज इक्वल टू k. अब कह रहे हैं कि अगर यही पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा बाई 3 हो जाए तब इंटेंसिटी क्या होगी. तो ठीक है भाई, अगर यही पाथ डिफरेंस लैम्डा ना हो, उसकी जगह पर लैम्डा बाई 3 हो जाए, तो आप ही मुझे बता दो फेज डिफरेंस कितना होगा. तो आप कहोगे 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा बाई 3, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3. ठीक, 120 डिग्री. तो ऐसे में प्यारे बच्चों जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 2I प्लस 2I cos 2 पाई बाई 3. cos 120 की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में है cos 180 माइनस 60 लिखेंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos 60, सो -1/2. क्लियर? तो ये बनेगा -1/2, मैं लिख दे रहा हूं, दैट विल बी 2I माइनस 2I इंटू 1/2, या आप यहां प्लस लिखो यहां माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. ये कैंसिल हो जाएगा, 2I माइनस I दैट विल बी इक्वल टू I. क्लियर? अब अगर 4I k के बराबर है तो बेटा बता दो I किसके बराबर होगा, I किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू k बाई 4, है ना. तो अगर पहले इंटेंसिटी k यूनिट्स के बराबर थी तो अब वही इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी k बाई 4. क्लियर? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव. ऐसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे से इसको पढ़िएगा. देखो
I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये हमारा फार्मूला होता है। ये cos फाई अंडर रूट के बाहर होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर यह है कि जब पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर है तो फेज डिफरेंस 2 पाई के बराबर है। लेट अस अज्यूम I1 I2 ये सब आपस में बराबर है। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सोर्सेस कैसे होते हैं हमारे, कोहेरेंट होता है, सोर्स कोहेरेंट होता है, इसलिए हमने इंटेंसिटी को सेम मान लिया। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं था, ठीक, तो हमने इजी करने के लिए दोनों को बराबर मान लिया। तो 2i प्लस 2i cos पाई, इसको सॉल्व कर लिया, k के बराबर आया 4i। फिर लेमडा बाई 3 का मतलब क्या है, 2 पाई बाई 3, और मैंने आपको बताया ये 2 पाई बाई 3 कहां से आया, वो आपका इस फार्मूले से आया है। ये फार्मूला जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, ये वाला फार्मूला, ठीक, दैट इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। इसको अप्लाई करोगे तो यही इंटेंसिटी आई के बराबर आ जाएगी। सॉल्व कर लो, आई का मतलब है k बाई 4। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला धमाकेदार बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टू कोहेरेंट लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी 5 into 10 to the power minus 2 watt per meter square each superpose and produce the interference pattern on a screen। ठीक है, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटी हमको पता है, सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है, और इंटरफेरेंस का पैटर्न वो बना रहे हैं at a point where the path difference between the wave is lambda by 6। कह रहे हैं जहां पर path difference lambda by 6 के बराबर है, find phase difference between the waves, वहां पर phase difference बता दो। अच्छी बात है, तो पहले तो सीधे सीधे आप फार्मूला यूज कर दो भाई। path difference और phase difference के बीच का अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, लेमडा बाई 6 है। लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। क्लियर? फेज डिफरेंस हमारे पास आ गया पाई बाई 3 के बराबर। अगला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट। तो ठीक है भाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू 2i प्लस 2i cos पाई बाई 3, है ना, ये वही वाला फॉर्मूला है पीछे वाला। तो क्या बन जाएगा, 2i प्लस ये है cos 60 1/2 होता है, तो ये i के बराबर आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 3i। इंटेंसिटी अपने को पता है, 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये आपका बन जाएगा 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? फिर है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम। कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म्स में बताओ। अच्छा भाई साहब, तो देखो भाई, अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर होती है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर होने का मतलब ये हो गया कि 2i प्लस 2i, ये जो cos फाई है, cos फाई की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव पर कितनी होती है, 1, ठीक, तो cos फाई की वैल्यू 1 हो गई, तो 2i प्लस 2i हमारा कितने के बराबर आएगा, 4i के बराबर आएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4i, लेकिन हमारा जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया है वो 3i आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे भाई i मैक्स जो हमारा है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स i, ठीक, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, i को हम क्या लिख सकते हैं, i डैश बाई 3, सो दैट इज i डैश अपॉन 3। तो ये देखो हमारा रिलेशन आ गया, क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो 4/3 टाइम्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा, या रिजल्टेंट इंटेंसिटी की आप वैल्यू निकालना चाहो तो दैट विल बी 3/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम आप बताइए, तो दैट विल बी 3/4 टाइम्स। आइए इसके सॉल्यूशन पार्ट को देखते हैं और कैसे आप लिखेंगे। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो देखो भाई, यहां पर वही है, पाथ डिफरेंस लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस के बराबर है, तो ये कितने का आ गया, पाई बाई 3 के बराबर, हम लोगों ने भी निकाला था। उसके बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया था, इसको लगा करके जब सॉल्व किया तो हमारा भी आंसर कितना आया था, 3i, और यहां पर भी 3i आया है, बिल्कुल सही है, ठीक।
फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर हम देखें तो 4I है, हम लोगों ने भी 4I निकाला था। रिजल्ट इनके बीच का अगर रिलेशन हम देख लें तो रिलेशन हम लोगों ने भी ये निकाला था कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो 3/4 मैक्सिमम इंटेंसिटी के बराबर है। तो ये भी बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर से ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे कह रहे हैं इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लाइट का वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन द डिस्टेंट स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। एंगुलर विड्थ थीटा की वैल्यू 0.1 डिग्री यहां पर है। फाइंड स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स। दो स्लिट्स के बीच की स्पेसिंग आप हमें बता दो कितना है। तो बेटा एंगुलर विड्थ का फार्मूला लगा दो। एंगुलर विड्थ का फार्मूला आपका क्या होता है? थीटा बराबर लैम्डा बाई डी, सीधे सीधे। ठीक, लैम्डा वेवलेंथ है, डी क्या है? स्लिट का विड्थ है, और थीटा आपका एंगल है। तो वो सब कुछ तो दिया है हमको। स्लिट का विड्थ पूछ रहा है, दैट विल बी लैम्डा बाई थीटा। लैम्डा कितना है हमारा? 600 नैनोमीटर। ठीक, तो उसको आप रख देंगे। ठीक, एंगल थीटा हमको यहां पर डिग्री में दिया है 0.1 डिग्री। बस ये ध्यान देने वाली बात है कि डिग्री में वैल्यू नहीं रखते हैं, वैल्यू आप किस में रखोगे? रेडियंस में रखोगे। तो 0.1 में पाई का मल्टीप्लाई कर लो और 180 का डिवाइड कर लो। भाई 1 पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वहां से आप कन्वर्ट करो, पाई का मल्टीप्लाई करो, 180 डिग्री का डिवाइड कर लो, सॉल्व करो, तो ये आएगा पाई अपॉन 1800 रेडियन। ठीक, सीधे सीधे फार्मूला यूज करो। स्लिट का विड्थ डी जो है वो लैम्डा बाई थीटा के बराबर है। लैम्डा बाई थीटा सॉल्व किया गया तो आ गया हमारा 3.44 इंटू 10 की पावर -4 मीटर के बराबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखो क्या है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम propagating in air gets partially reflected from the surface of water। एक लाइट है जो कि 500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का है, वो वाटर की सरफेस से पार्टली रिफ्लेक्ट हो गया। हाउ विल द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी अफेक्टेड। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार घुमा फिरा के पूछा गया आपसे कि जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ता है? तो भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? लाइट की फ्रीक्वेंसी या किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ सोर्स पर। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो प्यारे बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट थोड़ी ना चेंज हुआ। और अगर वो चेंज नहीं हुआ है तो यहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी में भी कोई फर्क नहीं आएगा। अब बात आई कि वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा, तो ये आप फार्मूला आप लगा सकते हो भाई। कौन सा? V बराबर, देख लो भाई, V बराबर एफ लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहा, ठीक। रिफ्लेक्शन के देखो फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम रहा, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, बोथ केसेस में फ्रीक्वेंसी इज सेम। अब बात करते हैं वेवलेंथ की, ठीक। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में लाइट जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस जाएगी। अगर वो उसी मीडियम में वापस जाएगी तो बोलो लाइट की स्पीड भी चेंज नहीं होगी, तो ऐसे में वेवलेंथ भी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ रिमेन्स सेम व्हेन दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा रिफ्लेक्शन का केस है, क्लियर। अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस फॉर रिफ्रैक्शन। देखो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, ठीक, फ्रीक्वेंसी सेम है। रिफ्रैक्शन के केस में अगर आप एक मीडियम से दूसरे में जाते हो तो वेलोसिटी जो है दैट विल चेंज, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी प्यारे बच्चों तो वेवलेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो चेंज, ठीक। तो ये रिफ्रैक्शन का मैटर हो गया कि रिफ्रैक्शन में क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है इसलिए वहां पर वेवलेंथ भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, यहां पर उसी चीज को एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा बताया गया है। अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो कि कितना हो गया वेवलेंथ, तो मैं वो बता सकता हूं आपको। नया जो वेवलेंथ होगा वाटर के अंदर, ठीक है, कह रहे हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम प्रोपगेटिंग इन एयर इज पार्टली रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब एयर से वाटर में जाने वाला था तो वेवलेंथ हो जाएगा नया 500 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्यारे बच्चों होता है 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3,
3, तो 3 जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 1500 एंगस्ट्रॉम बाई 4, तो 1500 बाई 4 आप सॉल्व कर लेना, दैट विल बी द न्यू वेवलेंथ। क्लियर? 1500 बाई 4 एंगस्ट्रॉम, इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे यू विल गेट योर एग्जैक्ट वैल्यू आल्सो। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगेन इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहे हैं अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment। कह रहे हैं कि दो लाइट के वेवलेंथ्स हैं 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर, ठीक। इसको यूज करके इंटरफेरेंस करवाया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर 650। तो ये सबसे पहली चीज आसान है। कह रहे हैं थर्ड ब्राइट फ्रिंज जो बनी है उसकी डिस्टेंस बता दो सेंटर से, सेंट्रल फ्रिंज से बता दो 650 के लिए। तो ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला आप समझ लो ND लैम्डा बाई डी होता है, तो आप चेक कर लो, यहां पर यूज किया गया होगा ND लैम्डा बाई स्मॉल डी के बराबर होता है। थर्ड ब्राइट फ्रिंज है तो N की जगह हम 3 रखेंगे, ठीक। वेवलेंथ हमको पता ही है, कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन होगी। आइए देखते हैं, कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यू नहीं गिवन है, कैपिटल D और स्मॉल d अपने को नहीं पता है। जस्ट अ मिनट, आगे पढ़ते। यहां पर कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड। तो ये तो एक अलग बात हो गई, इसको तो अभी मैं समझाता हूं। फिलहाल दो वेवलेंथ्स अपने को पता है और कैपिटल D और स्मॉल d हमको वैसे क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, बट यहां सोल्यूशन में इसकी वैल्यू को लिया गया है, ठीक है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि हो सकता है ये क्वेश्चन का जो डेटा है वो कुछ इनकम्प्लीट है। इसमें दो चीजें हमको और पता होनी चाहिए थी। क्या? पहला है कैपिटल D की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में है 1.2 मीटर। कैपिटल D आप ऐड कर लो, क्वेश्चन में कितना है 1.2 मीटर। और स्मॉल d जो है स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप मान लो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि 2 mm। क्लियर? तो स्लिट विथ हमको पता है कितना 2 mm और यहां पर उनके बीच का डिस्टेंस है 1.2 मीटर। इसको लेकर के हमने यहां पर सॉल्व किया तो अपने को पोजीशन मिल गया 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये सेंट्रल मैक्सिमम से उसका डिस्टेंस आ गया। आई होप ये सिंपल था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ्स विल कोइंसाइड। ठीक है, देखो दो वेवलेंथ्स हैं 650 नैनोमीटर और दूसरा क्या है हमारा 520 नैनोमीटर। हमको इसके जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उनके बीच का लीस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे कम डिस्टेंस ब्राइट के बीच का तब हो सकता है जब वो कंसेक्यूटिव हो, मतलब इसका थर्ड वाला ब्राइट हो तो उसका फोर्थ वाला ब्राइट हो, तभी तो डिस्टेंस मिनिमम होगा। या इसका थर्ड हो इसका सेकंड हो, मतलब या तो जस्ट नीचे हो या तो जस्ट ऊपर हो, कंसेक्यूटिव हो। ऐसा अगर होगा कि भाई इसका थर्ड है और इसका एट्थ है तो फिर उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो मिनिमम नहीं हो पाएगा, लीस्ट डिस्टेंस नहीं हो पाएगा सेंटर से। तो ऐसे में प्यारे बच्चों हम लोग मानेंगे, लेट अस सपोज nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ द 520 का nth ब्राइट फ्रिंज और 650 का n-1th ब्राइट फ्रिंज। 650 का कौन सा हमें चाहिए? n-1th ब्राइट फ्रिंज हमको चाहिए। ठीक, तो 520 का आप nth ब्राइट फ्रिंज मान लो, 650 का आप n-1th ब्राइट फ्रिंज मान लो, और मान लो ये कोइंसाइड कर रहा है। अगर ये कोइंसाइड करेगा तो आप खुद ही चेक करिए, n लैम्डा d बाई डी, बोलो ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, n लैम्डा d बाई डी, और इसके लिए क्या होगा n-1 लैम्डा d बाई डी। कैपिटल D और स्मॉल d दोनों के लिए सेम है, आप कैंसिल कर दो। वेवलेंथ आप उठा के रख दो, 520 का आपने nth माना था
और 650 का आपने n-1th माना था। ये इसको रख करके आप जैसे ही सॉल्व करोगे पता चलेगा n बराबर 5। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर मैं इसका n+1th मान लूं, इसका nth मान लूं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मान लो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही आएगा तब भी आपका, ठीक है। तब उस केस में n बराबर 4 आ जाएगा आपका, कोई इशू नहीं, कर लो, ठीक। तो कहने का मतलब इसका nth मान लो और इसका n-1th मानो, एडजेसेंट मान लो अगल बगल वाला, बस, ठीक। जैसे ही आप रखोगे n बराबर 5 आएगा एंड द लीस्ट डिस्टेंस कितना है? तो n की वैल्यू 5, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, सेंटर से हमको लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है भाई, कोइंसाइड तो दोनों कर ही रहे हैं, तो चाहे इसमें रखो चाहे इस वाले में रखो, किसी भी एक में रख दो। तो आइए इसमें रख देते हैं n लैम्डा d/d, तो रखो n की वैल्यू कितनी है? 5। वेवलेंथ कितनी थी इसकी? 520 वाली, ठीक है, 520 d/d, ये सब रख करके आप सॉल्व करोगे तो लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगा 1.56 mm। क्लियर है? ये वो कम से कम डिस्टेंस है जब पहले वाले वेवलेंथ का ब्राइट और इधर वाले वेवलेंथ का ब्राइट एक साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। सेंटर से मैक्स मिनिमम डिस्टेंस यही है जब ये कोइंसाइड कर रहा होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि nth ब्राइट फ्रिंज of the smaller wavelength will be equal to n-1th of the larger wavelength, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, छोटे वाले वेवलेंथ का nth होगा तो बड़े वाले का n-1th होगा। उल्टा मत मानना, उल्टा मानोगे तो यही n आपका निगेटिव आएगा, और निगेटिव n का कोई मतलब नहीं है, आपको भी पता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको अपनी अरिहंत की इस बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में, पेज नंबर 55 बुक में आप देख सकते हो जल्दी से, ठीक। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट स्लैब कंटेनिंग मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड अलोंग AS2। AS2 के रास्ते में ये देखो एक स्लैब इस तरीके से रखा गया है जिसका लेंथ है d/4 के बराबर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम O से कितना डिस्टेंस होगा ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑब्टेन्ड इन द एब्सेंस ऑफ द ग्लास स्लैब। अच्छा, कह रहे व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम O ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। पहले तो मैक्सिमा का डिस्टेंस बता दो और फिर फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस बता दो, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर डेटा में क्या क्या गिवन है आइए देखते हैं। AC बराबर CO कैपिटल D के बराबर है। AC और CO दोनों कैपिटल D के बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है कैपिटल D। S1C और S2C ये स्मॉल d के बराबर है, दिस इज स्मॉल d, तो मैं लिख देता हूं, देखो भाई ये डिस्टेंस स्मॉल d है, नहीं ये स्मॉल d है, ये भी स्मॉल d है, और ये आपका कैपिटल D है। देखो अभी तक हम लोग क्या मानते थे, स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल d मानते थे, अभी क्या है वो डिस्टेंस 2d के बराबर है। इस बात को ध्यान देना भाई, कुछ ना कुछ इससे फर्क पड़ जाएगा, ठीक। अब आपने क्या किया, उसके रास्ते में एक ग्लास प्लेट रख दिया। ग्लास प्लेट को रखने से प्यारे बच्चों जो पाथ डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्लास प्लेट ना होता तो लाइट वहां पर तेजी से चल रही होती है, और अगर उसके रास्ते में ग्लास प्लेट आ गया, ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो उसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझो। इन केस ऑफ द ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अगर आपने एक ग्लास स्लैब रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है, ठीक, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 2d साइन थीटा तो पहले ही था पाथ डिफरेंस। अगर ये ना होता, ये अगर ना होता तो 2d साइन थीटा तो बोलो पहले ही था। 2d साइन थीटा कहां से आता है, अगर आप ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं तो आप कहोगे सर हमें पता है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बोलो ये वाला जो डिस्टेंस होता है बेटा, ध्यान से देखना, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये यही तो होता है पाथ डिफरेंस, इसी को तो बोलते हैं 2d साइन थीटा। अगर ये 2d है, ये थीटा है, तो आप देख लो ये भी थीटा होगा,
ठीक, तो इसी को तो आप बोलते हो 2d साइन थीटा। ये तो अगर ये आपका ग्लास प्लेट ना होता तो हम कहते हैं कि पाथ डिफरेंस केवल कितना था, 2d साइन थीटा, और यही मान के हम लोग डेरिवेशन करते भी हैं। लेकिन यहां पर क्या है, 2d साइन थीटा के साथ साथ ग्लास प्लेट यूज किया गया, तो ग्लास प्लेट अगर ना होता तो डिस्टेंस होता म्यू एल, ठीक, उसमें से एल लेंथ को हमने और घटा दिया, ठीक, क्योंकि एल लेंथ इसमें पहले से कंसीडर है, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2d साइन थीटा प्लस म्यू माइनस 1 एल। देखो बेटा, चीजों को पहले थोड़ा ध्यान से आप समझो। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही था, ठीक, कोई इसमें पाथ डिफरेंस था ही नहीं। S1p छोटा लग रहा था, S2p बड़ा लग रहा था, तो पाथ डिफरेंस का मतलब होता है S2p माइनस S1p। तो उसके लिए तरीका क्या बताया गया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर हो गई, तो इधर का पाथ डिफरेंस खत्म, अब सिर्फ ये बचा। तो जनरली हम लोग बोलते थे पाथ डिफरेंस कितना है, 2d साइन थीटा के बराबर है। अब तुमने क्या किया, तुमने इसके रास्ते में एक ग्लास प्लेट रख दिया। ग्लास प्लेट होने से लाइट की स्पीड कम हो गई, ठीक, तो ग्लास प्लेट के अंदर जो ऑप्टिकल डिस्टेंस होता है, अगर आपको पता हो तो ऑप्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला होता है म्यू एल, ठीक, म्यू एल ऑप्टिकल डिस्टेंस है ग्लास के अंदर वाला, माइनस एल, क्योंकि ये वाला एल इस 2d साइन थीटा में पहले कंसीडर था, क्योंकि पहले कोई पाथ डिफरेंस नहीं था, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करके हमने 2d साइन थीटा में जोड़ दिया कि भैया 2d साइन थीटा तो पहले ही डिफरेंस था, म्यू माइनस 1 टाइम्स एल का डिफरेंस और आ गया, ठीक। अब आप चेक कर लो, अगर प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो, तो सबसे पहला ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि सबसे पहला मैक्सिमा 0 पे बनता है, n बराबर 0 पे सेंट्रल लाइन पर, क्लियर। तो पाथ डिफरेंस अगर 0 के बराबर आप कर दोगे तो यहां से आप चेक कर लो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2d साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो तो माइनस म्यू माइनस 1 टाइम्स एल। 2d को भी नीचे भेज दो तो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा जो यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर। तो साइन थीटा नॉट की वैल्यू आ गई माइनस एल 0.5 कहां से आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम रखेंगे 3/2 यानी 1.5, ठीक, तो 1.5 माइनस 1 तो 0.5 अपॉन 2d। एल की वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन है d/4, रख दो यहां पे d/4, d से d कैंसिल होगा, 1/4 तो नीचे 2 पहले से था 8 हो जाएगा, और 0.5 का मतलब 1/2 और तो 16 हो जाएगा। तो साइन थीटा नॉट की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई, माइनस 1/16। ये साइन थीटा नॉट है, तो इसका यूज करके हम OP डिस्टेंस निकाल सकते हैं, OP ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अगर हमको ये थीटा नॉट पता चल चुका है, साइन थीटा नॉट, ठीक, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमको चाहिए ये, ठीक, तो हम tan थीटा अगर लगा दें तो OP अपॉन CO ऐसा लगा सकते हैं। तो आप चेक कर लो, OP अपॉन CO, जस्ट अ मिनट। तो OP की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, देखिएगा आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर OP डैश अपॉन बेस, बेस कितना है CO, और CO को हम क्या लिख सकते हैं, D। तो OP डैश जो हमें निकालना था कि भाई डिस्टेंस कितना है, यही तो होगा D tan थीटा, ठीक। तो आप चेक कर लो, ये देखो D tan थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा बहुत छोटा है, दिस एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, बराबर हो जाएगा। एंगल जब बहुत छोटा होता है तो tan थीटा की जगह हम साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो आप चेक कर लो, यहां पर लिखा गया D साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू थी माइनस 1/16, तो ये आ गया माइनस का D/16, क्लियर है। ये आपका आ गया कि सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा वो कहां बनेगा, तो वो बन रहा है माइनस D/16 पर, क्लियर। अब फॉर द फर्स्ट मिनिमा, पहला जो मिनिमा होगा उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है भाई, प्लस माइनस λ/2। ऊपर बन रहा है तो λ/2, नीचे अगर बन रहा है तो वही पाथ डिफरेंस कितने का होता है, माइनस λ/2 का होता है, ठीक। तो हम इसी पाथ डिफरेंस को प्लस माइनस λ/2 के बराबर लिख देंगे,
ठीक, इसी को अब आप सॉल्व करो। सॉल्व जैसे ही करोगे, एक बार हम प्लस लैम्डा बाई 2 वैल्यू लेंगे तो हमको साइन थीटा 1, यहां से इसको सॉल्व करोगे ना तो साइन थीटा 1 की एक वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर आप देख लो, पूरा जब सॉल्व करके निकाला गया तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आई है, प्लस माइनस 1/4 माइनस 1/16। अगर हम प्लस वैल्यू कंसीडर करेंगे तो साइन थीटा 1 की एक वैल्यू आएगी 3/16, माइनस 1/4 कंसीडर करेंगे तो एक वैल्यू आएगी माइनस 5/16। क्लियर, दो डिफरेंट वैल्यूज मिल गई हमको मिनिमा के लिए। तो ये पहला हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा मिला इतने डिस्टेंस पर, मिनिमा हमारा मिल गया एक बार इस डिस्टेंस पर और एक बार इस डिस्टेंस पर। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए था, जो कि कितना है d tan थीटा। अभी क्या आया है, सिर्फ एंगल आया है। ये वही वाला काम हुआ है जो हमने यहां पर अभी सिर्फ साइन थीटा निकाला था ना, वो साइन थीटा की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ये देखो। ठीक, वो दोनों वैल्यूज को रख करके हम निकालेंगे d tan थीटा। तो d tan थीटा की फिर से हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई। tan थीटा को इस बार रखा गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप कहोगे सर, जब आपने यहां लिखा था सर तो आपने बोला था tan थीटा और sin थीटा बराबर है। क्यों? क्योंकि ये थीटा बहुत बहुत छोटा था, वैल्यू थी -1/16, बहुत छोटी वैल्यू थी, इसलिए मैंने बोला था कि tan थीटा और sin थीटा बराबर है। यहां पर जो वैल्यू है वो 3/16 है, उसका 3 गुना, और 5/16 है, उसका 5 गुना। तो ऐसे में वैल्यू जो है वो बहुत छोटी नहीं है, इसलिए हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा वाला काम किया। cos थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। कैलकुलेटिव हो रहा है थोड़ा सा, सॉल्व होकर के वैल्यू आई 3d अपॉन √247 अबव o, और दूसरे केस में है 5d अपॉन √231 बिलो o। क्लियर? तो ये देखो, हमारे पास सबसे पहला ये पता चल गया था कि भाई प्रिंसिपल मैक्सिमा कहां बनेगा, जहां पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो -d/16 पर। ठीक, और फिर हमने ये देखा कि पहला मिनिमा दोनों तरफ कहां बनेगा, तो पता चला ऊपर बनेगा 3d अपॉन √247 पर, और नीचे कहां बनेगा 5d अपॉन √231 पर। क्लियर है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि शॉर्ट में गिवन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो लॉन्ग में ही आपसे वो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, फिर हमसे कहा जा रहा है स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। यूजिंग दिस प्रिंसिपल ड्रॉ द डायग्राम टू शो हाउ अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट एट द इंटरफेरेंस ऑफ द टू मीडिया गेट्स रिफ्रैक्टेड व्हेन इट प्रोपगेट्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अच्छा, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? हाइगन्स प्रिंसिपल जो होता है प्यारे बच्चों, ये वेव ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला, किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है, जिसमें से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक जो वेव है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, दे ट्रैवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ लाइट। तीसरा है, द न्यू वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय फॉरवर्ड एनवलप। फॉरवर्ड एनवलप बनाते जाओगे तो नए नए वेव फ्रंट्स आपको मिलते जाएंगे। ये हाइगन्स प्रिंसिपल के 3 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में लिखे होंगे, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आया इसके प्रूफ की बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसको प्रूफ करो हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू। तो देखो, अगर ये पहला आपका मीडियम है, रेयरर मीडियम है, मीडियम 1, इसमें लाइट की स्पीड v1 है। ये हमारा डेंसर मीडियम है, मीडियम 2, इसमें लाइट की स्पीड v2 है। तो अगर वो रेयरर है तो पहली बात ये तो क्लियर है कि v1 इज ग्रेटर देन v2। क्लियर है? अब देखो, ये लाइट रे हमारी आई है इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे आई रही थी, लेकिन सबसे पहले अगर हम वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है बेटा वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट का ए पॉइंट है और ये वेव फ्रंट का बी पॉइंट है। वेव फ्रंट हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है। तो जब वेव फ्रंट आ रहा था तो ए पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इंसिडेंट फर्स्ट ऑन द सरफेस। ए पॉइंट पहले ही इंसिडेंट हो गया, ठीक, लेकिन बी अभी हवा में है। बी जो है यहां से सी पॉइंट तक पहुंचने में कुछ v1t डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक भाई, इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, तो v1t डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया। अब यहां जो ए पॉइंट पर जो लाइट पहुंच चुकी थी, अब वो वहां रुकी तो होगी नहीं।
अगर ये ऐसे इधर v1t डिस्टेंस चल रहा है तो ये भी तो v2t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम में। भाई अगर पहली रे ने v1t डिस्टेंस ट्रेवल किया है t टाइम में, तो दूसरी वाली जो रे है वो v2t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और सबको पता है v1t बड़ा होगा और v2t छोटा होगा क्योंकि स्पीड कम है भाई इधर। ठीक, तो होता क्या है प्यारे बच्चों, ये लाइट रे अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, तो ये भी डेविएट हो गया। ठीक, और ये रहा हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है? लेट अस सपोज हमारा ये पॉइंट डी है। अब कई बार बच्चों के मन में, यानी कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमको कैसे पता ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगा, हाउ डू आई नो? ठीक, रेयर से डेंसर गया है तो नॉर्मल की तरफ ही क्यों बेंड होगा सर? तो देखो बेटा, अगर मान लो हमको नहीं पता था, ठीक है, हमको नहीं पता था, तो हमने कहा यार ये सीधा जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा। लेकिन एक बात ये तो पता है कि जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है, ये तो पता है। ठीक, तो क्या ये परपेंडिकुलर है? आप ही बता दो, क्या ये परपेंडिकुलर है? तो आप कहोगे सर नहीं। तो इसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए लाइट रे या तो इधर जाए नॉर्मल से वे, या तो नॉर्मल की तरफ आए। तो आपको पता है कि जब नॉर्मल की तरफ लाएंगे तभी वो 90 बनेगा, अदरवाइज वो 90 नहीं बन सकता। ठीक, तो कुछ इस तरीके का काम होता है। ये आपका एंगल आई है तो ये भी आपका एंगल आई हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। ये अगर एंगल आर है तो बेटा ये भी आर हो जाएगा, ये भी सिंपल आप ज्योमेट्री है, देख लो। ये देखो ये 90 है तो सॉरी ये आई है तो ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई है तो ये आई हो गया। सिमिलरली ये आर है, ये 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर है, ये 90 है तो ये क्या बचा आर के बराबर। ठीक, अब सिंपल है, ट्रायंगल में अगर मैं साइन आई निकालूं डिवाइडेड बाई साइन आर निकालूं तो क्या बनेगा? साइन आई का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब v1t अपॉन हाइपोटेनस AC अपॉन साइन आर निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये जो था ये v2t था, है ना, डिवाइडेड बाई AC, सब हो गया कैंसिल। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? v1 बाई v2। v1 और v2 स्पीड ऑफ लाइट है, रेशियो है, कांस्टेंट होगा, तो साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट हो गया। और बोलो यही स्नेल्स लॉ होता है, यही तो हमको यहां प्रूव करना था, एंड वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर कह रहे हैं इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट सेम एज द लाइट ऑफ द इंसिडेंट रे? तो सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क भाई साहब पड़ने वाला नहीं है। तो देखो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है तो आपको ये पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करके सारी चीजें लिखनी होगी। रेशियो को आप प्रूव करोगे कि ये रेशियो कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज टू द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड? कह रहे हैं जो सोर्स का जो स्लिट है, सोर्स स्लिट का विड्थ अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? देखो बेटा, अगर आप स्लिट का विड्थ बढ़ाओगे तो आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है दैट विल इंक्रीज। ठीक है ना? इंटरफेरेंस के केस में ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर आप स्लिट विड्थ बढ़ाओगे तो आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर कह रहे हैं द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। देखो व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं, तो व्हाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं, जबकि मोनोक्रोमेटिक में सिंगल वेवलेंथ होता है। सिंगल वेवलेंथ की लाइट डालोगे तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसा एक बेहतर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट डाल दोगे तो व्हाइट लाइट में सारे ही कलर्स हैं, तो सभी कलर का ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बन जाएगा। देखो सेंटर पे तो सभी का मैक्सिमम बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है सेंटर पे, है ना? तो सेंटर पे तो सारे ही कलर जाएंगे, तो वहां तो व्हाइट आपको शो हो जाएगा, दिख जाएगा, क्योंकि सारे ही कलर्स का कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पर। और सारे कलर जब एक ही जगह जाकर मिलेंगे तो वो व्हाइट कलर बन जाएगा, है ना? तो सेंटर पर तो व्हाइट हमें क्लियरली विजिबल होगा, लेकिन सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे जब आप देखोगे तो सारे कलर्स का मैक्सिमा मिनिमा, किसी का कंस्ट्रक्टिव है किसी का डिस्ट्रक्टिव है, सब ओवरलैप कर जाएगा। तो एक क्लियर पैटर्न आपको देखने को वहां पर नहीं मिलेगा।
क्लियर? फिर हमसे कहा जा रहा है द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप इज आई नॉट। कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इज आई नॉट। शो दैट इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3 इज आई नॉट बाई 4। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो प्यारे बच्चों फेज डिफरेंस कितना होगा? दैट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3। सो दैट विल बी 2 पाई बाई 3, है ना? और ऐसे में अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है आई डैश तो दैट विल बी इक्वल टू 2i प्लस 2i cos 2 पाई बाई 3। और cos 2 पाई बाई 3 का मतलब ये होता है इट इज -1/2, तो ये i के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी i के बराबर है और क्वेश्चन में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो कि 4i होती है वो कितनी गिवन है? आई नॉट। क्लियर? ये अगर आई नॉट गिवन है तो आप ही बता दो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी आई नॉट बाई 4। यही हमको यहां पर प्रूफ करना था कि प्रूव दैट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम बाई 4। तो आप सिंपली प्रूफ कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, सिंपल चीज है। आ जाओ अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा है कंसीडर Consider two coherent sources S1 and S2 producing monochromatic waves to produce interference pattern. Displacement of the wave produced by S1 is Y1 बराबर A cos omega t and displacement by second source is Y2 बराबर A cos omega t plus phi। कह रहे हैं दो waves हैं Y1 और Y2, दोनों की वैल्यू पता है। Find out the expression for amplitude of the resultant displacement of the point and show that इंटेंसिटी एट द पॉइंट विल बी दिस। कह रहे इंटेंसिटी ये होगी, प्रूफ करो। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो हमको क्या निकालना है, हमको इन दो वेव्स का सुपरपोजिशन करवाकर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी हमको वो निकालनी है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी नहीं, हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए। ठीक, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला वेक्टर सम वाला होता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस दूसरे का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस तो phi के ही बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos phi। देखो ये हमारा सबसे पहली बात एम्पलीट्यूड आ गया, दैट इज अंडर रूट 2a स्क्वायर। अगर मैं कॉमन करूं तो 1 प्लस cos phi। ऐसा ज्यादा से ज्यादा हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसको 2a स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा? cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं यहां से क्या? cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। लिख सकते हैं ऐसा? तो आप ही चेक कर लो, 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? ये 2 अगर मैं यहां से हटाऊं तो ये 2 इधर आ जाएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos phi को क्या हम 2 cos, ध्यान से देखना भैया, स्क्वायर phi बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अंडर रूट ले लोगे 2 हो जाएगा 2a cos phi बाई 2। This will be the value of amplitude. Any doubt? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब ये तो एम्पलीट्यूड था, हमसे बोला गया शो दैट इंटेंसिटी एट द पॉइंट इज दिस। इंटेंसिटी ये है। देखो भाई, हम सबको ये पता है कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना? तो अगर हम इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी हमारी कितनी आ जाएगी? I विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर
cos स्क्वायर फाई ओवर 2। क्लियर? तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। वैसे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा k टाइम्स, तो ये आपका k टाइम्स आना चाहिए। तो इंटेंसिटी विल बी लाइक दिस। k की वैल्यू अगर 1 है तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। हेंस एस्टैब्लिश द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो इंटेंसिटी हमारी आ गई, अब कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करो, ठीक, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब होगा। तो देखो आप यहां पर हमने सबसे पहले जो पूरा हमने डेरिवेशन किया, ठीक है, वो डेरिवेशन करके हम लोगों ने ये देख लिया कि एम्पलीट्यूड कितना आ गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 है ना। तो इंटेंसिटी ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था, तो इंटेंसिटी बोल दी गई कि अगर हम k की वैल्यू 1 मान लें तो इंटेंसिटी हमारी 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 आ गई, ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है तो cos 5/2 की वैल्यू कितनी होगी ±1, ठीक। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 के बराबर। अब यहां मामला थोड़ा सा बदल गया भाई। क्यों बदल गया? क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। स्क्वायर में +1 ले लो -1 ले लो, दोनों का स्क्वायर +1 ही होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने कहा कि जब cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 हो, cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और ऐसा कब होगा? जब फाई की वैल्यू 2n पाई के बराबर होगी। डिस्ट्रक्टिव में हमने बोला जब cos स्क्वायर 5/2 0 हो, और ऐसा कब होगा? जब 5/2 2n + 1 पाई/2 बराबर होगा, या फाई की वैल्यू अगर हम देखें तो 2n + 1 टाइम्स पाई के बराबर होगा। तो ये दो कंडीशंस आ गई। देखो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का होना सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम होने पर आप +1 ले लो, मिनिमम होने पर आप -1 लेते थे, लेकिन यहां पर स्क्वायर है, -1 ले भी लेंगे तो भी वो वैल्यू मैक्सिमम के ही बराबर आ जाएगी, इसलिए हमने यहां पर 0 ले लिया। क्लियर है? तो ये दो कंडीशंस हो गई। सो प्यारे बच्चों, आई होप आपको वेव ऑप्टिक्स करने में मजा आया होगा। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल पूछा जाता है, आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ पूछा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। सभी लोग जम करके मेहनत करिएगा। वेवलेंथ वाले कुछ क्वेश्चंस जो हमने कराए थे 520 नैनोमीटर और इस तरीके के, ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।